हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन एवं आपदा प्रबंधन, जिसे हम EE&DM के नाम से जानते हैं। उसका तीसरा चैप्टर, जिसका टाइटल है वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। तो सिलेबस अभी आप सामने देख पा रहे हैं। इम्प्योरिटीज इन वाटर, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजॉल्व्ड O2, BOD, COD, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, इंट्रोडक्शन टू वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये आपके सिलेबस में निर्धारित है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं पूरा का पूरा चैप्टर हम एक वीडियो में फिनिश करते हैं। आपका जो काम है, नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है। जो पॉइंट्स मैं आपको बताता चल रहा हूं, उनको अपनी कॉपी में नोट करते चलना है, ताकि परीक्षाओं के समय यही आपके रिवीजन करने के काम है, और आगे की भी जब आप फर्दर स्टडीज में जाएंगे तो भी आपके यही नोट्स आपके काम आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन आखिर होता क्या है। तो पुरानी जो परिभाषाएं पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ी थी, उसी को हम जल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में वह अवांछनीय परिवर्तन जिससे मनुष्य एवं अन्य जीवों को क्षति पहुंचती हो या क्षति पहुंचने की संभावना हो, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल में अशुद्धियां यानी कि इम्प्योरिटीज इन वाटर। तो ये निम्नलिखित अशुद्धियां जल में पाई जाती हैं। पहला, भौतिक अशुद्धियां यानी फिजिकल इम्प्योरिटीज, जिनमें होता है मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्ते, प्लास्टिक इत्यादि, ये सब आती हैं भौतिक अशुद्धियों में। दूसरी होती हैं रासायनिक अशुद्धियां यानी केमिकल इम्प्योरिटीज। इनमें आता है औद्योगिक रसायन, कीटनाशक, खाद के अवशेष, धातु के लवण इत्यादि। तीसरी होती हैं जैविक अशुद्धियां यानी कि बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। इनमें आता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कीड़े के मलमूत्र इत्यादि। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो जल जो प्रदूषित होता है, उसमें निम्नलिखित 3 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। या तो भौतिक अशुद्धियां होंगी जैसे मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्ते, प्लास्टिक आदि, या रासायनिक अशुद्धियां होंगी जैसे रसायन, कीटनाशक, खाद के अवशेष, धातु के लवण इत्यादि, या फिर जैविक अशुद्धियां भी हो सकती हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर कीड़े के मलमूत्र इत्यादि। अब जल प्रदूषण के कारणों की बात कर लेते हैं कि क्या कारण है कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। कारखानों से निकलने वाला रसायन और धात्विक कचरा नदियों में बहाया जाता है, जो जल स्रोतों में मिलकर के जल को प्रदूषित कर देता है। दूसरा है घरेलू कचरा यानी डोमेस्टिक वेस्ट। इसमें घरों से निकलने वाला मलमूत्र, साबुन, डिटर्जेंट आदि नालियों से कहाँ पहुंचता है, नदियों में, और बड़े जो जलाशय होते हैं वहां पहुंचता है और उस जल को प्रदूषित कर देता है। तीसरा है आपका कृषि अपवाह यानी एग्रीकल्चरल रन ऑफ, यानी खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक और खाद का अवशेष बारिश के साथ नदियों तक पहुंच जाता है, बह करके पहुंच जाता है। अब हम खेतों में डिफरेंट टाइप्स के कीटनाशक डालते हैं, खाद डालते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो वो सब पानी के साथ बह करके कहाँ अल्टीमेटली मिल जाता है, नदियों में, जलाशयों में, और वहां के जल को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। अगला है जलचरों का मलमूत्र यानी वेस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। जो जलों में रहने वाली जीव जंतु होते हैं, उनका मलमूत्र भी जल को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। तो इस तरीके से हमने देखे कि जो सोर्सेस हैं या कारण हैं, वो क्या क्या कारण हैं जल प्रदूषण के। औद्योगिक कचरा, घरेलू कचरा, कृषि अपवाह और जलचरों का मलमूत्र। अब जल प्रदूषण के स्रोत की बात करें तो सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के 2 प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला कहलाता है बिंदु स्रोत यानी पॉइंट सोर्सेस, और दूसरा कहलाता है गैर बिंदु स्रोत यानी कि नॉन पॉइंट सोर्सेस। तो बिंदु स्रोत क्या होते हैं, किसी एक स्थान से, नाम से जैसे पता चले कि एक पॉइंट से निकलने वाला जो प्रदूषण है, जैसे फैक्ट्री का पाइप हो गया, तो फैक्ट्री उसके पाइप से जो प्रदूषण निकल रहा है, तो उसको हम कहेंगे बिंदु स्रोत या पॉइंट सोर्स। तो किसी एक स्थान से होने वाला प्रदूषण जैसे फैक्ट्री का पाइप। और गैर बिंदु स्रोत क्या होते हैं, बड़े क्षेत्र से होने वाला प्रदूषण जैसे खेती हो गया, सड़क हो गया, इनकी वजह से जो प्रदूषण होता है उसको हम कहते हैं गैर बिंदु। इनका क्षेत्र जो है तो बहुत बड़ा होता है, किसी बिंदु पर या किसी पॉइंट पर या स्थान पर केंद्रित नहीं होता है। अब बिंदु स्रोत और जो हमारे अलग अलग गैर बिंदु स्रोत हैं, उनके कारणों को हम तलाश लेते हैं। तो बिंदु स्रोत प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं औद्योगिक अपशिष्ट, जैसे बताया ना, इंडस्ट्री या उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पानी, रसायन, केमिकल्स, ये सब निकल करके उसमें पहुंचता है, जल के साथ मिलकर के उसको प्रदूषित करता है। तो कारखानों से निकलने वाला रासायनिक और धात्विक कचरा। दूसरा घरेलू अपशिष्ट, ये भी पॉइंट स्रोत का उदाहरण है। डोमेस्टिक वेस्ट, मलमूत्र, साबुन, डिटर्जेंट आदि नालियों से। खनन अपशिष्ट, माइनिंग वेस्ट, खदानों से निकलने वाला कचरा। उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग यानी कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक और कीटनाशक, ये सभी किसको बताते हैं, बिंदु स्रोत को।
इसी तरीके से गैर बिंदु स्रोत की यदि हम बात करें तो कृषि अपवाह यानी खेतों से पानी के साथ बह करके जाने वाला जो कीटनाशक और उर्वरक है, तो खेतों में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक और कीटनाशक का अवशेष बारिश के साथ नदियों तक पहुंचता है, तो ये गैर बिंदु स्रोत का उदाहरण है। नगरीय अपवाह यानी अर्बन रन ऑफ, जो शहर में डिफरेंट सड़कें हैं, पार्क हैं, नालियां हैं, उनसे जो कचरा निकल करके नदियों में जाके मिलता है, वो गैर बिंदु स्रोत का उदाहरण है। तो सड़कों, पार्कों और अन्य शहरी क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा, तो ये भी एक स्रोत है, किसका, गैर बिंदु स्रोत में आएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों का प्रदूषण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जल प्रदूषण के कारण जलीय जीवों और वनस्पतियों को खतरा होता है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अब बात कर लेते हैं मानव स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? भाई गंदा जल अगर आप पिएंगे, प्रदूषित जल, तो पेट की बीमारियां होती हैं, उल्टी, हैजा, टाइफाइड, ये सब बीमारियां होती हैं, जनरल है, आप सभी ने सुना ही होगा और आपको हुई भी होंगी अगर आपने कभी गंदा पानी पी लिया, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। त्वचा की समस्याएं भी हो सकती हैं, जब हम नहाते हैं यदि गंदा पानी है तो खुजली हो गया, फोड़े होना है, यदि पानी गंदा हो तो शरीर में खुजली शुरू होनी हो जाती है। और ये कई बार तो अगर बहुत लगातार हम केमिकल वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैंसर का खतरा भी बन सकता है रासायनिक प्रदूषण के कारण। इसके अलावा जन्म दोष भी हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स, भारी धातुओं के कारण, यदि भारी धातुओं की उपस्थिति जल में ज्यादा है तो बर्थ डिफेक्ट्स भी इसकी वजह से हो रहे हैं। तो आपने देखा कि जल प्रदूषण पर जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पेट की बीमारियां हो रही हैं, टाइफाइड, हैजा, दस्त आदि, त्वचा की समस्याएं हो रही हैं, खुजली, फोड़े आदि, कैंसर की समस्या, जो स्किन कैंसर है वो पैदा हो सकता है यार, ये कोई भी कैंसर, क्योंकि जल प्रदूषित है तो हम पी भी रहे हैं, उससे नहा भी रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और जन्म दोष भी हो सकता है भारी धातुओं की उपस्थिति के कारण। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक तो होते हैं घुलनशील ऑक्सीजन और बीओडी और सीओडी। तो इनके कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे कि क्या होते हैं। तो सबसे पहला है घुलित ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, शॉर्ट में कई बार इसको डीओ भी बोला जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है घुलित ऑक्सीजन मतलब पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको कहते हैं घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो घुलित ऑक्सीजन क्या होती है? वह ऑक्सीजन है जो पानी में घुल जाती है। तो यह ऑक्सीजन पानी में घुली, तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं वो इसी ऑक्सीजन से क्या करते हैं, सांस लेते हैं और अन्य क्रियाकलाप के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यह मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए आवश्यक है। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा पानी की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो ये क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यदि वो ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उसमें जो रहने वाले जलीय जीव हैं उनके लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो घुलित ऑक्सीजन नाम से पता चल रहा है, मतलब पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको हम घुलित ऑक्सीजन या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। और ये मछलियों और अन्य जलीय जीव जंतु जो भी होते हैं उन सभी के लिए आवश्यक है। और ये पानी की गुणवत्ता का भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो इसका मतलब है कि जब पानी क्या है या जल क्या है, प्रदूषित हो रहा है। घुलित ऑक्सीजन का महत्व क्या है? घुलित ऑक्सीजन का महत्व निम्नलिखित है। मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए आवश्यक है, जलीय पौधों के लिए आवश्यक है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी ये आवश्यक है घुलित ऑक्सीजन। घुलित ऑक्सीजन की कमी के कारण यदि घुलित ऑक्सीजन जो वो कम हो जाएगी या उसमें कमी हो जाएगी तो उससे क्या, उसके क्या कारण हो सकते हैं, ये हमको जानना है कि कम होने के कारण क्या है। आखिर प्रदूषित जल जो हो रहा है उसकी वजह से घुलित ऑक्सीजन में कमी आ रही, तो उस कमी के क्या कारण है? उद्योगों का अपशिष्ट या उद्योगों का कचरा। उद्योगों का अपशिष्ट जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकता है। अधिक जनसंख्या के कारण बढ़ते प्रदूषण से भी घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान से भी घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। तो ये सब कारण है जो घुलित ऑक्सीजन की कमी के, कि जिसकी वजह से जो घुलित ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है। उद्योगों का अपशिष्ट, अधिक जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन। अब ये घुलित ऑक्सीजन की कमी के प्रभाव क्या होते हैं? यदि घुलित ऑक्सीजन पानी में कम हो जाएगी तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, यानी इफेक्ट्स ऑफ डिक्रीज इन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो उससे क्या होगा? पहला तो मछलियों और अन्य जलीय जीवों की मृत्यु हो जाएगी। यदि बहुत कम हो गई, रहना मुश्किल हो जाएगा, जब वो सांस ही नहीं ले पाएंगे, अपने क्रियाकलाप नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? उनकी मृत्यु हो जाएगी। जलीय पौधों का क्षय, जो उसमें जलीय पौधे जो जल में पाए जाते हैं उनका भी क्षय हो जाएगा। जल का प्रदूषण बढ़ेगा, घुलित ऑक्सीजन की कमी से जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण प्रभाव हैं जो पड़ते हैं जब जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगले महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, दो हैं, बीओडी और एक कहलाता है सीओडी। कई बार परीक्षा में सीधे सीधे पूछ दिया जाता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बीओडी सीओडी। पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो बीओडी और जो सीओडी होती हैं, जल प्रदूषण का माप करने के लिए उपयोग की जाने वाली दो महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। बीओडी का अर्थ होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड,
क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी को कई बार कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लिखा होगा। तो ये दोनों सेम है, आपको कंफ्यूज या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीओडी को आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कह सकते हैं, इसी को हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, तो दोनों एक ही हैं। तो बीओडी का फुल फॉर्म लिखना है सबसे पहले। और सीओडी की बात करें तो सीओडी का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सीओडी का फुल फॉर्म होता है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीओडी की, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों एक ही हैं। तो बीओडी जैसा कि नाम से आप, तो ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑक्सीजन की मात्रा की हम बात कर रहे हैं, किसके लिए, बायोकेमिकल जो प्रोसेस है। तो बीओडी वह ऑक्सीजन की मात्रा है जो पानी में मौजूद जैविक पदार्थों को बैक्टीरिया द्वारा विघटित करने के लिए आवश्यक होती है। बीओडी क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो पानी में मौजूद जैविक पदार्थों को बैक्टीरिया द्वारा विघटित करने के लिए आवश्यक होती है। बीओडी का उपयोग जल प्रदूषण के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है और उच्च बीओडी प्रदूषण का सूचक है। यानी बीओडी का मान यदि ज्यादा निकल करके आ रहा है तो इसका मतलब है कि जल क्या है, प्रदूषित है। तो बीओडी की माप कैसे करते हैं, बीओडी की माप के लिए एक तो 5 दिवसीय एक बीओडी परीक्षण किया जाता है और एक दैनिक बीओडी परीक्षण भी किया जाता है। तो इनके द्वारा इसको मापा जाता है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बीओडी के प्रभाव, यानी बीओडी का मान यदि बढ़ता है, यदि उच्च होता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। यदि बीओडी का मान बढ़ेगा तो घुलित ऑक्सीजन की कमी होगी, जलीय जीवों की मृत्यु होगी और जलीय पारिस्थितिक तंत्र का भी इसमें नुकसान होगा। सॉरी, दूसरा है इसमें सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सीओडी वह ऑक्सीजन की मात्रा है जो पानी में मौजूद सभी ऑक्सीजन उपभोक्ता पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक होती है। सीओडी क्या है, वह ऑक्सीजन की मात्रा है जो पानी में मौजूद सभी ऑक्सीजन उपभोक्ता पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक होती है। सीओडी का उपयोग जल प्रदूषण के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। उच्च सीओडी प्रदूषण का सूचक है। यदि सीओडी का मान ज्यादा है तो ये क्या सूचित करता है कि जल आपका प्रदूषित है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। अब सीओडी की माप कैसे करते हैं, इसकी कई विधियां हैं, जिसमें एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट विधि और दूसरी है डाइक्रोमेट इंडिगो विधि। और भी कई सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम सीओडी की माप कर सकते हैं। सीओडी के प्रभाव क्या है, यदि सीओडी का मान बढ़ता है, जैसे कि बताया यदि सीओडी का मान उच्च है तो इसका मतलब है कि जल क्या है, प्रदूषित है। तो इसमें वही चीजें जो बीओडी के लिए था, घुलित ऑक्सीजन की कमी होगी, जलीय जीवों की मृत्यु होगी और जलीय पारिस्थितिक तंत्र का भी नुकसान होगा। वही सेम पॉइंट इसमें सीओडी के लिए भी आ जाएंगे। अब बीओडी और सीओडी में अंतर अगर हम देखें तो ये 3 विशेषताओं के आधार पर हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। एक तो माप के लिए उपयोग की जाने वाली विधि, बीओडी में जैविक विधि उपयोग की जाती है, सीओडी में रासायनिक विधि उपयोग की जाती है। दूसरा, माप की गई मात्रा की बात करें तो पानी में मौजूद जैविक पदार्थों की मात्रा को ये संकेतक है या इंडिकेट करता है। और सीओडी पानी में मौजूद सभी ऑक्सीजन उपभोग जो पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा को ये बताता है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट, उपयोग की बात करें तो ये जल प्रदूषण के लिए एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है बीओडी, और सीओडी भी जल प्रदूषण के लिए एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जल प्रदूषण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, औद्योगिक कचरे का उपचार करके, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसमें आजकल मानक बना दिए गए कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, जो केमिकल्स निकल रहे हैं, उनको आपको ट्रीटमेंट करना है, फिर उस पानी को छोड़ना है नदियों में। सरकार ने ये प्रावधान बना दिया है। तो ये फैक्ट्रियों में कचरे को शुद्ध करने का संयंत्र लगाया जाता है। तो ये इसके द्वारा हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। घरेलू कचरे का प्रबंधन करके जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, कूड़ा करकट का निस्तारण करना, ये सभी शामिल हैं घरेलू कचरे के प्रबंधन में, जिससे हम जल प्रदूषण को रोकथाम कर सकते हैं। कृषि में जैविक विकल्प, तो कृषि में जैसे हम जो खाद वगैरह अगर कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, खाद इस्तेमाल, तो उनका कम इस्तेमाल करें या करें भी तो जैविक विकल्प हैं उनका हम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जल संचय करें। इसके अलावा जल संरक्षण जागरूकता, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना पड़ेगा जल संरक्षण के लिए, और जल प्रदूषण के खतरों के बारे में उनको जागरूक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ताकि लोग शिक्षित हों और जल संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। अब है जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। नाम से पता चल रहा है कि जल को प्रदूषित होने और उस जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम बना था 1974 में, इसलिए इसको जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के नाम से जाना जाता है। तो जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 एक महत्वपूर्ण कानून है जिसने भारत में जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत में जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना। इसका स्कोप कहाँ है, भारत के
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर यह लागू होता है। इसकी वजह से आपने सुना होगा केंद्रीय जल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी और राज्य जल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। इनका जो मेन कार्य था, जो केंद्रीय जल नियंत्रण को पूरे ऑल इंडिया देश में कार्य करना, नीतियां बनाना, प्रावधान बनाना कि जल प्रदूषण को कम किया जा सके। और जो राज्य स्तरीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड थे, उनका मेन काम यही था कि प्रदेश के भीतर वो देखें कि कहीं भी जल प्रदूषित नहीं हो रहा है, उसको नियंत्रित करें और जल प्रदूषण के लिए, उसको रोकने के लिए कानून बनाएं। ये सारी चीजें हैं। तो ये जिम्मेदारी है, जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना, ये दोनों की जिम्मेदारियां थी केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की और राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे, यदि प्रोविजंस की बात करें एक्ट के, तो उसमें औद्योगिक इकाइयों, नगर पालिकाओं और व्यक्तियों को जल प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी दी गई। जल प्रदूषण करने वालों पर जुर्माना लगाने और कारावास का प्रावधान है। और जल प्रदूषण के अध्ययन और अनुसंधान के लिए भी प्रावधान है कि जल प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर लगातार रिसर्च करने का भी प्रावधान किया गया। तो प्रमुख प्रावधान क्या थे? एक तो औद्योगिक इकाइयों, नगर पालिका और व्यक्तियों को जल प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी दी गई। जल प्रदूषण करने वालों पर जुर्माना लगाने और कारावास का प्रावधान, और जल प्रदूषण के अध्ययन और अनुसंधान के लिए प्रावधान। अधिनियम की उपलब्धियां यदि अचीवमेंट्स की बात करें तो क्या रही? जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कई औद्योगिक इकाइयों ने अपने कचरे को शुद्ध करने के लिए संयंत्र लगाए। पहले नहीं लगाते थे, सीधे जो भी मलमूत्र, कचरा, केमिकल्स निकलते थे सीधे नदियों में छोड़ देते थे। बहुत बड़े स्तर पर इसमें क्या होता था, जल प्रदूषण फैलता था। लेकिन जब से ये कानून बना, प्रावधान बना, तो उन्होंने संयंत्र लगाए, फिर पानी को शुद्ध करके उसके केमिकल्स हटा करके फिर नदियों में बहाते हैं, छोड़ते हैं। तो उससे जल प्रदूषण के नियंत्रण में काफी मदद मिली। कई नगर पालिकाओं ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं कि जो सीवेज का टैंक है, जो सीवेज का पानी निकलता है, उसको शुद्ध किया जा सके, ताकि वो जा करके जल को प्रदूषित ना कर सके, नदियों के जल को या जलाशयों के जल को। तो ये था पूरा आपने पढ़ा जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन का। उम्मीद करता हूं कि कॉपी में आपने सभी मेन पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, या आप नोट जरूर करेंगे और यही रिवीजन करने और आगे आपको हायर स्टडीज में पढ़ने के लिए काम आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इसी स्ट्रेटजी के साथ हम मिलेंगे, पूरा चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग एक वीडियो में फिनिश करेंगे। आप भी लगातार पढ़ते चलिए और बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसी स्ट्रेटजी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।